हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी रिव्यू में, स्पेशली फॉर मैथ साइंस फॉर क्लास 10th। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें आज हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया, जो कि क्रियाकलाप 1.2 है। और फिर दूसरा टॉपिक है हमारा क्रियाकलाप 1.3। तीसरा टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें हम संयोजन अभिक्रिया और ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। चौथा टॉपिक है हमारा जल के साथ CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया। और ये सारे क्रियाकलाप हम विद प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे। दोस्तों, ये पार्ट 2 है। इससे पहले की चीज़ें हमने पार्ट 1 में कवर की थी और इससे आगे की चीज़ें हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया। तो दोस्तों, ये क्रियाकलाप 1.2 है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें कि दो प्रणालियों में लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के घोल लेकर उन्हें मिलाएं। हमें उसे जो पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का जो घोल है, हमें उसे मिलाना है और फिर उसके बाद क्या होता है उसे निरीक्षण करना है। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में। तो दोस्तों, आपने देखा हमने जब दोनों प्रणालियों में घोलों को मिलाया तो उसमें हमें एक जो नया पदार्थ मिला, उसमें हमें एक रंगहीन विलयन में पीले कलर का अवक्षेप प्राप्त हुआ। तो हमारा प्रेक्षण क्या रहा कि दोनों घोलों को मिलाने पर उत्पाद में हमें एक रंगहीन विलयन में पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त हुआ। ये हमारा प्रेक्षण रहा। तो दोस्तों, हुआ क्या यहाँ पर कि जो हमने लेड नाइट्रेट लिया और पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराई, तो हमें उत्पाद में PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड मिला, जो कि हमें पीले अवक्षेप के रूप में मिला। और जो KNO3 हमारा दूसरा उत्पाद मिला हमें, यानी पोटेशियम नाइट्रेट, वो हमें रंगहीन विलयन के रूप में मिला। तो दोस्तों, एक सवाल यहाँ पर बनता है कि जो हमने अभिकारक के रूप में दो पदार्थ लिए, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, तो ये दोनों जो पदार्थ हमने लिए ये किस रंग के थे, इनका रंग क्या था। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब मैंने जो प्रणालियों में जो घोल लिए थे वो बिल्कुल रंगहीन थे। तो इन दोनों अभिकारकों का रंग क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल रंगहीन विलयन होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरा टॉपिक है हमारा तनु HCl या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जस्ते की अभिक्रिया। ये क्रियाकलाप 1.3 है। तो इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, एक शंक्वाकार फ्लास्क में, शंकु के आकार फ्लास्क जो है उसमें हमें जिंक के कुछ टुकड़े लेकर उसमें थोड़ा सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो हमें क्या करना है, जो जिंक के टुकड़े हैं उस पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना है। तो जस्ते के और इसमें हमें देखना क्या है कि जस्ते के दानों के पास कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। जस्ता यानी जिंक के टुकड़े जो हमने डाले उनके आसपास कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, ये हमें देखना है। और फ्लास्क को स्पर्श करके हमें ये देखना है कि उसका तापमान बढ़ा या फिर घटा। तो चलिए चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने जब शंक्वाकार फ्लास्क में जिंक, जो हमने यहाँ पर उल्टा किया कि शंक्वाकार फ्लास्क में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हमने लिया और ऊपर से जिंक के कुछ टुकड़े डाले, तो उसमें हमने देखा कि जो जिंक के टुकड़े हैं थोड़ी देर में उनके चारों ओर बबल्स उठने लगे, बुलबुले उठने लगे और गैस रिलीज होने लग गई। तो हमारा ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण हमारे क्या रहे कि जस्ते के दानों के पास गैस उत्सर्जित होने लगी। दूसरा प्रेक्षण हमारा ये रहा कि हमने फ्लास्क को छुआ, स्पर्श किया, तो उसका तापमान बढ़ा हमें मिला। तो दोस्तों, हुआ क्या यहाँ पर कि हमने जो जिंक लिया था वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके हमें जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस हमें प्रदान करता है। तो हाइड्रोजन जो गैस हमें मिली वही हमारे जो जस्ते की यानी कि जिंक के टुकड़ों के चारों ओर जो हमें उत्सर्जित होती गैस दिखाई दी वो क्या थी, हमारी हाइड्रोजन गैस थी। तो सिमिलरली अगर हम
सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह अगर HCl भी लेंगे तो यहाँ पर सेम टू सेम अभिक्रिया होगी और यहाँ पर हमें जो अब उत्पाद में जिंक सल्फेट की जगह जिंक क्लोराइड मिलेगा। तो दोस्तों चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और इसमें हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? जब अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक यानी कि दो से अधिक पदार्थ को हम संयोजन करके केवल हमें एक उत्पाद मिले, केवल और केवल एक उत्पाद मिले, तो वैसी अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। परिभाषा देखें तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं संयोजित होकर एकल यानी केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके हमें जल यानी H2O का उत्पादन करता है, हमें प्रदान करता है। तो यहाँ पर भी हमें एकल उत्पाद मिल रहा है, तो ये क्या होगी? संयोजन अभिक्रिया होगी। फिर दूसरा एग्जाम्पल हमारा है कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्रदान कर रहा है, ये भी हमें एक ही उत्पाद प्रदान कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगी? संयोजन अभिक्रिया होगी। सिमिलरली हमारा जो दूसरा उदाहरण है H2+Cl2, हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोराइड प्रदान कर रहा है, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। फिर दूसरा एग्जाम्पल हमारा सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड हमें प्रदान करता है, तो यहाँ पर भी ये भी संयोजन अभिक्रिया है। फिर हमारा दूसरा टॉपिक आता है कि जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है वो क्या होती है। तो दोस्तों जिस भी अभिक्रिया में हमें ऊष्मा का उत्पादन हो, उत्पाद के निर्माण के समय ऊष्मा भी उत्सर्जित हो, उसी को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। परिभाषा के लिए आप देख सकते हो जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के समय ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है उसे यानी उन्हें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए CH4 जो है वो ऑक्सीजन के यानी मीथेन CH4 जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हमें क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्रदान करती है। दोस्तों यहाँ पर भी ऊर्जा हमें मिल रही है, ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, तो यहाँ पर ये भी क्या होगी? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। दूसरा एग्जाम्पल हमारी जो श्वसन अभिक्रिया है उसमें हमारा C6H12O6 यानी कि हमारा जो ग्लूकोज, हमारे भोजन के पचने से जो ग्लूकोज हमें प्राप्त हुआ वो ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल और साथ में ऊर्जा प्रदान करता है, जिसका हम रोजमर्रा के कार्य करने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी ऊर्जा उत्सर्जित हुई, तो ये भी क्या होगी? हमारी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपनी। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया। ये क्रियाकलाप 1.4 है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों? हमें एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड लेकर उसमें धीरे धीरे जल मिलाना है। बीकर को स्पर्श करें और निरीक्षण करें। हमें बीकर को स्पर्श करके फिर से तापमान का निरीक्षण करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक बीकर में जल लेकर उसमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, बिन बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, उसे मिलाएंगे। चलो चलते हैं अपने प्रयोगशाला में। तो दोस्तों आपने देखा कि जब हमने जल में कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिन बुझा हुआ चूना मिलाया तो उसमें जो हमारा जल है उसमें धीरे धीरे बुलबुल उठने लगे और उबाल आने लगा। दूसरा हमारा जो हमने देखा जब हमने बीकर को स्पर्श किया तो उसका तापमान भी बढ़ गया था। तो हमारे ऑब्जर्वेशन क्या थे कि जल में बुलबुल उठते हैं और जल में उबाल आने लगता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमारा दूसरा परीक्षण हमारा ये रहा कि बीकर का तापमान बढ़ जाता है। तो हुआ क्या यहाँ पर दोस्तों कि जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना लिया था वो जल के साथ अभिक्रिया करके हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि भुजा हुआ चूना प्रदान करता है और साथ में हमें ऊष्मा प्रदान करता है। तो यहाँ पर भी ऊष्मा जो है उत्सर्जित हो रही है, तो ये भी क्या होगी? हमारी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी दोस्तों। तो यहाँ पर हमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिला वो, तो दोस्तों आपने जब देखा होगा कि हम जो अपने घरों में सफ़ेदी करवाते हैं तो हम सफ़ेदी वाला जो है वो चूने को क्या होता है जो दोस्तों वो भी जो होता है जो चूना सफ़ेदी वाला लेता है वो कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है यानी कि बिन बुझा हुआ चूना। वो क्या करता है कि उसको जल में मिलाता है तो उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो आप जब देखोगे ना उसे तो वो जिसमें मिलाएगा बर्तन में उसका भी ऊष्मा जो तापमान बढ़ा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों जो उसने मिलाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसे मिलता है और फिर वो हमारी दीवारों पर पुताई कर देता है। तो पुताई के बाद क्या होता है
कि जो हमें 2-3 दिनों के बाद एक चमकती हुई दीवार मिलती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो हमें चमकता हुआ नहीं दिखाई देता, जबकि वो 2-3 दिनों में जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना लेता है और साथ में जल का उत्पादन करता है। तो जल तो वाष्पीकरण के कारण उस मतलब हवा में विलीन हो जाता है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमारा दीवारों पर ठोस अवस्था में हमें एक चमकदार परत प्रदान करता है, जो कि हमें चमकदार मतलब सफ़ेदी दिखाई देती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपकी यह अभिक्रिया पूरी हुई। तो दोस्तों आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। और दोस्तों ये पार्ट 2 था। इससे पहले कि अगर वीडियो आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दी है उसमें आप क्लिक करके देख सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।